बच्चों की हंसी ठिठोली और मिठाई की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। एक तरफ मालती चाची की पकौड़ों की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। लोग कतार में खड़े थे और गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू से माहौल महक रहा था। अरे भाई, प्यार से बनाए गए पकौड़ों में स्वाद तो होगा ही। गरम गरम लो, और हाँ, थोड़ी चटनी और डाल दूं? हाँ चाची, चटनी के बिना तो पकौड़े अधूरे लगते हैं। भीड़ बढ़ती जा रही होती है। पास में मालती चाची की बेटी गुड्डी पैसे संभाल रही होती है। अम्मा, आज तो फिर सारे पकौड़े खत्म हो जाएंगे। हाँ बेटा, मेला हो या कोई त्योहार, हमारे पकौड़ों के बिना तो सब अधूरा लगता है। दूसरी तरफ धनीराम की दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही खड़े होते हैं। उसके पकौड़ों में वैसा स्वाद नहीं होता जो मालती चाची के पकौड़ों में होता है। धनीराम झल्लाया हुआ होता है और मालती चाची की भीड़ को देख जल भुन रहा होता है। ये मालती चाची के पकौड़ों में ऐसा क्या है जो लोग उधर ही भागते हैं? मैंने भी वही मसाले डाले, वही तेल, फिर भी लोग इधर क्यों नहीं आते? धनीराम का नौकर रामू धीरे से धनीराम के पास आता है। मालिक, मैंने सुना है कि मालती चाची अपने मसालों में कुछ खास डालती है। क्या खास डालती है? पता नहीं मालिक, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके पकौड़े में प्यार और मेहनत का स्वाद होता है। प्यार का स्वाद? अरे ये सब बकवास है। कुछ तो ऐसा करना होगा कि इनका धंधा बंद हो जाए। धनीराम की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ मालती चाची की दुकान पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। गांव में गर्मी बढ़ गई थी। सूरज आग उगल रहा था। मालती चाची की दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अब ठंडी चीजों की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। अम्मा, आज फिर कोई नहीं आया। पकौड़े तो ठंडे हो गए। इतनी गर्मी में गरम पकौड़े कौन खाएगा? सबको ठंडी चीजें चाहिए। धनीराम मौके का फायदा उठाकर गांव में आइसक्रीम की दुकान खोल देता है। वहाँ भीड़ उमड़ पड़ती है। अब देखता हूँ कौन पकौड़े खाता है। आइसक्रीम के आगे मालती के गरम पकौड़े कुछ नहीं। गांव वाले धनीराम की आइसक्रीम की दुकान पर जमा होने लगते हैं। धनीराम, ये आइसक्रीम तो बड़े स्वादिष्ट है। इस गर्मी में तो मजा आ गया। हाँ भाई, अब पकौड़ों का जमाना चला गया। अब तो ठंडी चीजें ही चाहिए। धनीराम मालती चाची का मजाक उड़ाने लगता है। तभी गुड्डी के गांव के दोस्त बालकृष्ण और चंपा वहां आते हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता झलक रही होती है। चाची, आपने सुना? धनीराम चाचा पूरे गांव में आपका मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब पकौड़ों का जमाना नहीं रहा। हाँ चाची, धनीराम चाचा तो ये भी कह रहे थे कि अब गांव के लोग ठंडी चीजें ही खाना चाहते हैं। उन्होंने आइसक्रीम की दुकान खोल ली है और वहाँ भीड़ देखी आपने? अम्मा, आप कुछ कहती क्यों नहीं? धनीराम चाचा आपको नीचा दिखा रहे हैं। बेटा, अब झगड़ा करने का समय नहीं है। हमारी आमदनी पहले ही रुक गई है। घर में खर्चे भी हैं, ऊपर से तेरे कॉलेज की फीस भी भरनी है। मैं किसी से झगड़ा करके और मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती। मालती चाची आंगन में चुपचाप बैठी हैं। माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। दूर से रामधन काका आते हैं। मालती बहन, इतनी रात को यहाँ बैठी हो, क्या बात है? परेशान दिख रही हो। क्या बताऊं काका, धनीराम की आइसक्रीम की दुकान इतनी चल रही है कि मेरे पकौड़े अब कोई पूछ ही नहीं रहा। घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा है और ऊपर से गुड्डी की फीस का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मालती बहन, मैंने एक बात सुनी है। अगर हिम्मत हो तो तुम्हारी समस्या का हल मिल सकता है। क्या बात है काका, बताइए। सुनो बहन, दूर पहाड़ियों के उस पार एक हिमपुत्र रहता है। कहते हैं कि उसके पास पकौड़ों का एक ऐसा नुस्खा है जिससे पकौड़े गर्मी में भी ठंडक देते हैं। अगर तुम वो नुस्खा ले आओ तो तुम्हारी दुकान फिर से चल सकती है। हिमपुत्र? क्या वो सच में है? मुझे तो लगता है कि वो केवल एक दंत कथा है। नहीं मालती बहन, ये दंत कथा नहीं बल्कि वास्तव में है। अगले दिन मालती बालकृष्ण और चंपा को बुलाती है।
कृष्ण, चंपा, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। रामधन काका ने बताया कि पहाड़ियों के उस पार हिमपुत्र रहता है। उसके पास एक ऐसे बर्फ के पकौड़े का नुस्खा है जिसे अगर हम ले आए तो दुकान फिर से चल सकती है। चाची, आप चिंता मत करो, हम हिमपुत्र से वो नुस्खा जरूर ले आएंगे। पर बेटा, रास्ता बहुत कठिन होगा। वहाँ खतरनाक जंगल और अनजान रास्ते हैं। चाची, जब इरादा पक्का हो तो रास्ते की मुश्किलें हमें डरा नहीं सकती। हम हिमपुत्र से वो नुस्खा जरूर लाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग किस लिए आए हो, लेकिन बर्फ के पकौड़ों का नुस्खा पाने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल? कैसा सवाल? सवाल ये है, अगर तुम्हें दो रास्ते दिखे, एक रास्ता आसान हो लेकिन मंजिल अधूरी हो और दूसरा रास्ता कठिन हो मगर मंजिल पूरी हो, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे और क्यों? हम दूसरा रास्ता चुनेंगे हिमपुत्र। हाँ, क्योंकि सच्ची खुशी मेहनत और संघर्ष से मिलती है। तुमने सही उत्तर दिया। मैं तुम्हें बर्फ के पकौड़े बनाने का नुस्खा देता हूँ। ये पकौड़े बाहर से सुनहरे और कुरकुरे होंगे, लेकिन अंदर से ठंडक देंगे। अगली सुबह चाची पकौड़े तल रही थी और पकौड़ों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे दुकान के पास इकट्ठा होने लगे। अरे, ये पकौड़े तो कुछ अजीब लग रहे हैं। धुआं तो निकल रहा है, लेकिन हाथ में ठंडक महसूस हो रही है। क्या बात कर रहे हो? धुआं भी निकल रहा है और ठंडक? अरे वाह, ये तो सचमुच ठंडे हैं। गर्मी में ठंडे पकौड़े, ये कैसे मुमकिन है? इन्हें कहते हैं बर्फ के पकौड़े और कुरकुरे होते हैं, लेकिन अंदर से बर्फ जैसे ठंडे होते हैं। ये हिमपुत्र का अनोखा नुस्खा है। अभी खाकर देखो, गर्मी में ठंड का एहसास होगा, जैसे किसी ठंडी जगह पर बैठे हो। हाँ, जैसे एसी में बैठे हो। सच में ये तो कमाल का स्वाद है। मालती चाची, ये पकौड़े तो आइसक्रीम से भी ज्यादा मजा दे रहे हैं। भाई, अब तो गर्मी में पकौड़े ही खाएंगे। मालती चाची के बर्फ के पकौड़े चमत्कार हैं। कुछ ही घंटों में मालती चाची की दुकान पर भीड़ लग जाती है। हर कोई बर्फ के पकौड़ों का स्वाद लेना चाहता है। मालती चाची, 2 और पकौड़े देना, मजा आ गया। भाभी, मेरे लिए भी 4 पकौड़े रख दो, घर ले जाकर बच्चों को खिलाऊंगा। कुछ दिन बाद धनी राम परेशान बैठा होता है। उसकी दुकान सूनी हो गई थी। अरे इधर आओ, मेरी आइसक्रीम खाओ। अरे इधर आओ, मेरी आइसक्रीम खाओ, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अरे धनी राम, अब आइसक्रीम कौन खाएगा? जब बर्फ के पकौड़े से ही ठंडक मिल रही है, तो तेरी आइसक्रीम किस काम की? अब तो दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। कुछ ही दिनों में गांव में मालती चाची और उनके बर्फ के पकौड़े मिसाल बन गए। गांव में बर्फ के पकौड़ों की खुशबू फैलती रहती और मालती चाची की दुकान की रौनक बरकरार रहती।